हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो मादा जनन तंत्र है उसके बारे में अध्ययन किया और आज हम जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है नर जनन तंत्र उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो नर जनन तंत्र है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए। ये जो तंत्र पढ़ रहे हैं वो नर जनन तंत्र है और इसकी संरचना को मैं बना रहा हूं। इधर देखिए आप। देखिए इधर नरजनन तंत्र के अंतर्गत ये जो भाग होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग कहलाता है आपका वृषण। कौन सा भाग है ये? वृषण कहलाता है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ वृषण। ठीक है, ये भाग आपका कौन सा हो गया? वृषण हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद ये वृषण से जो ऊपर ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है आपका अधिवृषण। कौन सा भाग है? अधिवृषण। ये आपका अधिवृषण हो गया। ये जो पतली, जो आपको ये जो नली दिखाई दे रही है ये वाली, इसको बोलेंगे शुक्रवाहिनी। क्या बोलेंगे इसको? शुक्रवाहिनी। ये आपकी शुक्रवाहिनी हो गई। ये जो शुक्रवाहिनी होती है ये आगे चल करके एक ग्रंथि में खुलती है। ये जो ग्रंथि है इसको बोलेंगे शुक्राशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है ये? शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि के बाद ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है आपका मूत्राशय, जिसमें मूत्र का संग्रह किया जाता है। मूत्राशय से जो ये नली निकल रही है ये, और इसके बाद यहाँ पर जो ये संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ भी एक ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि। यह आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। इसके अलावा यहाँ पर जो संरचना पाई जाती है, ये जो संपूर्ण संरचना होती है ये आपकी कहलाती है शिशन। क्या कहेंगे इसे? शिशन। इसके अंदर ये जो मार्ग है ये उभय मार्ग कहलाता है। कौन सा मार्ग कहलाता है? उभय मार्ग। क्योंकि ये जो मार्ग होता है इसी से होकर के शुक्राणु बाहर निकलते हैं और इसी मार्ग से होकर के ये जो मूत्राशय होता है जिसमें मूत्र इकट्ठा रहता है, वो मूत्र भी इसी मार्ग से होकर के बाहर निष्कासित किया जाता है। तो इसको नाम दे दिया उभय मार्ग। क्या नाम दिया इसको? उभय मार्ग।
शिशन का जो अगला ये जो हिस्सा होता है, ये इस हिस्से को बोलते हैं शिशन मुंड। क्या कहते हैं इसे? शिशन मुंड कहते हैं। और ये जो छिद्र है यहाँ पर, इसको बोलेंगे मूत्र जनन छिद्र। क्या नाम दिया है इसको? मूत्र जनन छिद्र। इसमें मूत्र जनन छिद्र इसलिए नाम दिया है कि मूत्र छिद्र और जनन छिद्र दोनों का ये जो छिद्र है वो दोनों का कार्य करता है। मूत्र निष्कासन की प्रक्रिया भी इसी छिद्र से होकर होती है, और जो जनन की प्रक्रिया होती है, नर के जो शुक्राणु बाहर निकलते हैं वो इसी छिद्र से होकर के ही बाहर निकलते हैं। जबकि कल हमने देखा था कि मादा के अंदर जो मूत्र छिद्र और जो जनन छिद्र होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि नर के अंदर मूत्र जनन छिद्र एक ही होता है, जबकि मादा के अंदर मूत्र छिद्र और जनन छिद्र दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये एक आपका नर जनन तंत्र का ये डायग्राम हो गया है, जिसमें निम्न भाग होते हैं जिनके बारे में हमें वर्णन करना है। इसमें यदि पहला भाग देखा जाए तो वो हो गया आपका कौन सा? वृषण। दूसरा भाग हो गया आपका अधिवृषण। तीसरा भाग हो गया आपका शुक्रवाहिनी। और चौथे भाग में आप दोनों ग्रंथियां ले सकते हो, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। और पांचवा जो भाग है वो है आपका शिशन। तो ये 5 भागों के अंतर्गत वर्णन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में? वृषण के बारे में। तो देखिए, ये जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। उदर गुहा से कहाँ स्थित होते हैं? बाहर। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है। शुक्राणु का क्या करना होता है? निर्माण। अब हमने जब कल पढ़ा था मादा जनन तंत्र में, तो अंडाशय के बारे में पढ़ा था, लिखा था कि अंडाशय जो होते हैं वो उदर गुहा से अंदर स्थित होते हैं, लेकिन वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा से कहाँ स्थित होते हैं? बाहर। क्योंकि जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है उस तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में स्थित होते हैं। किस में स्थित होते हैं? वृषण कोशों में। क्योंकि वृषण कोशों में जो तापमान होता है वो हमारे शरीर के तापमान से अलग होता है, ताकि शुक्राणुओं का निर्माण आसानी से हो सके। इसलिए ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में स्थित होते हैं। मुख्य जो रोल है वृषणों का वो शुक्राणुओं का क्या करना है? निर्माण करना है। ये मुख्य कार्य है। और नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या है? आपका वृषण है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो अंडाशय होते हैं, जबकि नर जनन तंत्र में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या होते हैं? वृषण होते हैं। बाकी के जितने भी जो अंग है वो सभी सहायक अंग या द्वितीयक अंग कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका अधिवृषण। ये ऊपर वाली जो संरचना है वो अधिवृषण है। ये जो अधिवृषण होता है, इस वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है तो यहाँ पर शुक्राणु आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो अधिवृषण जो होता है वो एक शुक्राणुओं का गोदाम है। गोदाम कहे तो इसमें शुक्राणु जो होते हैं वो संग्रहित रहते हैं। जो वृषणों में जो शुक्राणु बनेंगे वो अधिवृषण में संग्रहित रहते हैं। तो हम कह सकते हैं अधिवृषण शुक्राणुओं का गोदाम है। तो यहाँ पर अधिवृषण में जो शुक्राणु होते हैं वो आकर के जमा हो जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं शुक्रवाहिनी। ये उदर गुहा के अंदर ही स्थित होती है और एक जोड़ी कहे तो 2 होती है। इनमें क्या होता है कि अधिवृषणों में जो शुक्राणु होता है ये जो शुक्रवाहिनी होती है ये शुक्राणुओं के लिए मार्ग प्रदान करती है। मतलब शुक्राणु इस नली से होकर के चलते हैं, एक रास्ता बन गया, एक मार्ग प्रदान करती है, कर रही है ना मार्ग प्रदान। और मार्ग प्रदान करने के बाद ये जो शुक्रवाहिनी है वो शुक्राणुओं को ले जाती है और ले जा करके कहाँ पर छोड़ती है? शुक्राशय में छोड़ती है। हमने यहाँ पर इधर एक शुक्रवाहिनी बनाई है, एक इधर की तरफ भी होगी शुक्रवाहिनी। तो ये मत सोचना कि एक दर्शाइए चित्र में तो एक ही है, हम 2 जो होती हैं, लेकिन इधर की तरफ और होती है। तो शुक्रवाहिनियों का मेन रोल यही है कि शुक्रवाहिनी जो होती है वो अधिवृषण से शुक्राणुओं को ले जाती है और कहाँ पर डालती है?
शुक्राशय में डालती है। कहाँ पर डालती है? शुक्राशय। अब देखिए बेटा, ये जो शुक्राशय होता है यहाँ पर आकर के शुक्रवाहिनी खुलती है और शुक्राणुओं को इसके अंदर डाल देती है। यहाँ पर जो शुक्राशय होता है, इससे जो तरल पदार्थ निकलता है उससे शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शुक्राणुओं को पोषण। और आपको पता है जब शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं तो ऊर्जावान हो जाते हैं, अर्थात इनके अंदर ऊर्जा आ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, इनकी शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि ये शुक्राणु जब यहाँ से चलते हैं तो चलते 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 ये थक जाते हैं और फिर शुक्राशय ग्रंथि के द्वारा इनको पोषण प्राप्त होता है और पोषण प्राप्त होते ही और इनमें ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि शुक्राशय जो ग्रंथि होती है वो शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? पोषण प्राप्त करती है। पोषण प्राप्त करने के बाद अगली जो आपकी ग्रंथि है वो प्रोस्टेट ग्रंथि। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि से लसलसा सफेद रंग का चिकना पदार्थ निकलता है। तो ये लसलसा जो सफेद रंग का जो चिकना पदार्थ है, तरल पदार्थ, ये निकलता है और ये लसलसा सफेद रंग का जो चिकना तरल पदार्थ है ये शुक्राणुओं में आकर मिल जाता है। शुक्राणुओं में आकर क्या हो जाता है? मिल जाता है। और जब ये पदार्थ पूरा शुक्राणु में आकर के मिल जाता है तो ये पूरा जो पार्ट है ये कहलाता है वीर्य। क्या कहते हैं? वीर्य। तो मनुष्य का जो वीर्य होता है, उस मनुष्य के वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं उसके साथ साथ शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले स्रावित पदार्थ है वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। शुक्राणु जब इस लसलसे चिकने तरल पदार्थ में आते हैं तो इनको गति प्रदान होती है। क्या प्रदान होती है? गति। क्योंकि ये जो इससे निकलने वाला जो पदार्थ है प्रोस्टेट ग्रंथि से, वो शुक्राणुओं को तैरने में मदद करता है। क्योंकि शुक्राणु जो होते हैं वो तैरते हुए और अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं अंडे के निषेचन के लिए। योनि में जब हम इनको डालते हैं तो योनि में डालने के बाद ये तैरते हुए मादा के अंदर चलते हैं और अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं निषेचन की प्रक्रिया के लिए। तो ये यहाँ पर तैरने में मदद करता है शुक्राणुओं को। सक्रिय हो जाते हैं यहाँ पर आकर के शुक्राणु और गति प्रदान करने लगते हैं। इसके बाद अगला जो भाग है वो है आपका सिसन। सिसन जो होता है वो एक पेशीय युक्त संरचना है। कैसी संरचना बेटा हो? पेशीय युक्त संरचना है, आकार में बेलनाकार होती है। कैसी होती है? बेलनाकार। इसका जो सिसन का जो अग्रभाग होता है वो कुछ फूला हुआ होता है। ये वाला जो भाग है वो फूला हुआ होता है और जिसको हमने क्या नाम दिया है? सिसन मुंड नाम दिया है। इसके सिसन मुंड वाले भाग पर एक छिद्र पाया जाता है और उस छिद्र को मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। अर्थात जो शुक्राणु जो यहाँ पर वृषण में बने हैं वो शुक्राणु भी इसी छिद्र से होकर के निकलते हैं। और इधर देखिए आप, मूत्राशय में जो मूत्र होता है वो मूत्र का निष्कासन भी इसी छिद्र से होकर के किया जाता है। इसलिए इसके अंदर जो ये मार्ग आ रहा है, इस मार्ग को नाम देते हैं क्या? उभय मार्ग। इसलिए देते हैं कि ये मार्ग दो कार्य कर रहा है। शुक्राणु भी इसी मार्ग से होकर के बाहर निकल रहे हैं और मूत्र निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है वो इसी मार्ग से होकर के बाहर निकलती है। ये जो सिसन होता है इसमें 3 कोटर होते हैं। कितने कोटर होते हैं? 3। और इन कोटरों में भरा रहता है क्या? ब्लड भरा रहता है। जब ये सामान्य अवस्था में होता है तो सामान्य अवस्था में ये शिथिल व ढीला रहता है। ढीला बोल सकते हैं या शिथिल बोल सकते हैं। शिथिल व कैसा रहता है? ढीला रहता है। लेकिन जब इसमें रक्त बढ़ जाता है तो ये उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और उत्तेजित अवस्था में आने पर ये सीधा व कड़ा हो जाता है। सीधा व कड़ा हो जाता है और ऐसी स्थिति में मादा की योनि में शुक्राणुओं को डालने में मदद करता है। हमेशा ध्यान रखना, सामान्य स्थिति में शुक्राणुओं को डालने में मदद नहीं करेगा, लेकिन जब इसके कोटरों में रक्त तेज गति से प्रवाहित होता है, रक्त भर जाता है, तो रक्त भरने के बाद ये सीधा और कड़ा हो जाता है और ऐसी स्थिति में मादा की योनि में शुक्राणुओं को डालने में मदद करता है। तो ये आपकी पूरी जो संरचना है वो नर जनन तंत्र के बारे में की है। आपको जब भी लिखना है तो इन सारी हेडिंगों के बारे में लिखना है। वृषण,
अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, और आपका लास्ट जो भाग है वो कौन सा हो गया? श्वसन हो गया। तो आज हमने यहाँ पर नरजनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट कल हम अगली वीडियो और अगले तंत्र की लेकर के आएंगे। थैंक यू।